हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस क्वेश्चन पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्वेश्चन पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर इस टाइप का प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि यहाँ पर 21 का संबंध 445 के साथ में कैसे है। यानी कि जिस प्रकार से 21 से यहाँ पर 445 बना है उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 24 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इसके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक है और यदि ये ट्रिक आपको याद है तो आप इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। कैसे तो वो देखिए मेरे भाई इसके लिए ट्रिक क्या है। जब भी आपको छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनानी है तो आपको क्या करना है, या तो छोटी संख्या का स्क्वायर करके देखना है या फिर मेरे भाई छोटी संख्या का आपको क्या करके देखना है, क्यूब करके देखना है। तो यहाँ पर देखिए हमें छोटी संख्या से बनाना है बड़ी संख्या। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 21 का करके देखेंगे स्क्वायर। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 21 का स्क्वायर कितना होता है, तो 21 का स्क्वायर होता है 441 और इस 441 के अंदर यदि हम क्या कर दें +4 कर दें तो 441 और 4 मिलकर बन जाएगा 445। और ध्यान से देखिए 445 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 24 के अंदर है और इस 24 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो मेरे भाई इस 24 का हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 24 का स्क्वायर होता है 576 और जिस प्रकार से यहाँ पर 441 के अंदर +4 किया गया है उसी प्रकार से हम यहाँ पर 576 के अंदर भी क्या कर देंगे +4 कर देंगे। तो 576 और 4 मिलकर बन जाएगा 580। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 580। अब हमें देखना है कि संख्या 580 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर संख्या 580 हमें दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, इस टाइप के प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे। या तो हम इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करेंगे मेरे भाई किसके अंदर, कॉलम के अंदर है, ठीक है, या फिर हम इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करेंगे किसके अंदर है,
रो के अंदर है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब 90% स्टूडेंट यहाँ पर बोल देंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस प्रश्न को रो में सोल्व करें या फिर कॉलम में। तो मेरे भाई जिस तरफ आपको बड़ी संख्या दिखाई दे, समझना इस टाइप के प्रश्न को 90% बड़ी संख्या की तरफ ही सोल्व किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या हमें दी गई है कॉलम के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को सोल्व करेंगे कॉलम के अंदर है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर हमें क्या करना है, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर पता करेंगे कि इस पहले कॉलम में यहाँ पर संख्या 8 कैसे आई है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 आ जाएगा कैसे, यदि हम इस 8 के ऊपर दी गई दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लें, यानी कि 3 और 5 को आपस में जोड़ देंगे तो 3 और 5 मिलकर बन जाएगा 8। और ध्यान से देखिए 8 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तीसरे कॉलम के अंदर पता करेंगे कि यहां पर भी 8 सेम इसी प्रकार से आया है क्या। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, इस 8 के ऊपर भी दो संख्या में दी गई है और यदि हम इन दोनों संख्याओं को आपस में ऐड कर लें तो मेरे भाई 4 और 4 मिलकर बन जाएगा 8। और ध्यान से देखिए 8 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे कि यहां पर भी 10 सेम इसी प्रकार से आया है क्या। लेकिन हमें यहां पर देखिए 10 के ऊपर दो संख्या है, पहली संख्या तो हमें दी गई है 6, लेकिन यहां पर दूसरी संख्या में ज्ञात करनी है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हम कौन सी संख्या रखें कि 6 और उस संख्या को यदि हम आपस में जोड़े तो यहां पर 10 बन जाए। तो मेरे भाई यहां पर देखिए, मान लीजिए कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या x है, तो यहां पर देखिए 6 में दिया गया है, प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हम मान लेते हैं x। ठीक है, और इसके बराबर में हमें दिया गया है कितना, 10। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या करना है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहां पर देखिए x रखेंगे, इसके बराबर में क्या है, 10 है, और मेरे भाई 6 इस तरफ है तो उस तरफ लेके चले जाएंगे। तो यहां पर 6 क्या किसका है, प्लस का है, तो इस तरफ लेकर आएंगे तो 6 हो जाएगा किसका, माइनस का। ठीक है, तो यहां पर देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई 10 में से 6 चला जाएगा तो यहां पर आ जाएगा 4, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 4। और मेरे भाई ध्यान से देखिए, यदि हम 6 और 4 को आपस में जोड़ लें तो 6 और 4 मिलकर बन जाएगा 10, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 4। अब हमें ध्यान से देखना है कि 4 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 4 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो मेरे भाई दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई यदि आपको फिर भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 8 का संबंध है 72 के साथ में और 5 का संबंध है 30 के साथ में, उसी प्रकार से 9 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर पता करना है कि 8 से यहां पर 72 कैसे बना है। फिर सेम इसी प्रकार से आपको यहाँ पर पता करना है कि 5 से यहाँ पर 30 कैसे बना है। फिर यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 9 के अंदर और 9 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम पता करेंगे कि 8 से यहाँ पर 72 कैसे बना है। तो मेरे भाई यहाँ पर 8 से 72 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस 8 का किया गया है स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 8 का स्क्वायर होता है 64 और इस 64 के अंदर मेरे भाई इसी 8 को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो यहां पर देखिए यदि हम 64 के अंदर 8 को ऐड कर देंगे तो 64 और 8 मिलकर बन जाएगा 72। और ध्यान से देखिए 72 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे,
यहां पर पता करेंगे कि 5 से यहां पर 30 सेम इसी प्रकार से बना है क्या। तो मेरे भाई करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 5 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 5 का स्क्वायर होता है 25 और इस 25 के अंदर हम क्या कर देंगे, इसी 5 को ऐड कर देंगे। तो यहां पर देखिए 25 के अंदर यदि हम 5 को ऐड कर देंगे तो 25 और 5 मिलकर बन जाएगा 30। और ध्यान से देखिए 30 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 9 के अंदर और 9 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो मेरे भाई इस 9 का हम करेंगे स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 का स्क्वायर होता है 81 और इस 81 के अंदर हम ऐड कर देंगे इसी 9 को। तो यहां पर देखिए 81 और 9 मिलकर बन जाएगा 90, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 90। और ध्यान से देखिए 90 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो मेरे भाई हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपए, यानी कि 80 रुपए की फीस के अंदर आपको लगभग 25,000 प्लस क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और मेरे भाई मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। तो जिस भी अभ्यर्थी को पहली बार के अंदर सिलेक्शन लेना है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकता है और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना सकता है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई आप सीरीज से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 63, 63 के बाद में 82, 82 के बाद में 102, 102 के बाद में 123, 123 के बाद में 145 और 145 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले सीरीज में दिया गया है 63, 63 के बाद में संख्या दी गई है 82। तो मेरे भाई 63 से 82 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 63 के अंदर क्या कर दें प्लस 19 कर दें तो 63 और 19 मिलकर बन जाएगा 82। फिर देखिए 82 के बाद में दिया गया है 102। तो मेरे भाई 82 से 102 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 82 के अंदर क्या कर दें प्लस 20 कर दें तो 82 और 20 मिलकर बन जाएगा 102। फिर देखिए 102 के बाद में दिया गया है 123। तो 102 से 123 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम 102 के अंदर क्या कर दें प्लस 21 कर दें तो 102 और 21 मिलकर बन जाएगा 123। फिर देखिए 123 से कितना बन रहा है, यानी कि आगे दिया गया है 145। तो 123 से यहाँ पर 145 कैसे बनेगा, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई
यदि हम 123 के अंदर क्या कर दें प्लस 22 कर दें तो 123 और 22 मिलकर बन जाएगा 145। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 145 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखना है और पता लगाना है कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या हुआ +19, उसके बाद में क्या हुआ +20, उसके बाद में क्या हुआ +21, उसके बाद में क्या हुआ +22। यानी कि यहाँ पर संख्या कंटिन्यू चल रही है। देखिए पहले 19, उसके बाद में 20, उसके बाद में 21, उसके बाद में 22। अब यहाँ पर 22 के बाद में क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर हो जाएगा 23+। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम इस 145 के अंदर क्या कर दें, इस 23 को ऐड कर देंगे तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो यहां पर देखिए हम क्या कर देंगे, इस 145 के अंदर क्या कर देंगे 23 को ऐड कर देंगे। तो मेरे भाई 145 और 23 मिलकर बन जाएगा 168। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 168। और मेरे भाई ध्यान से देखिए संख्या 168 में दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को या तो हम सोल्व कर सकते हैं किसके अंदर, कॉलम के अंदर है, या फिर हम इस टाइप के प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं किसके अंदर है, रो के अंदर है। अब 90% स्टूडेंट यहाँ पर बोलेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस प्रश्न को रो में सोल्व करें या फिर कॉलम में। तो मेरे भाई मैंने आपको काफी बार बताया है कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर इस टाइप का प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बड़ी संख्या देखना है कि बड़ी संख्या किस तरफ दी गई है और इस टाइप के प्रश्न को हमें क्या करना है, बड़ी संख्या की तरफ ही सोल्व करना है। तो ध्यान से देखिए बड़ी संख्या हमें दी गई है किसके अंदर, रो के अंदर है, तो इस प्रश्न को हम सोल्व करेंगे रो के अंदर है। तो यहां पर देखिए एक बार इन सभी को यहां से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और सेम इसी प्रकार से आपको क्या करना है, एग्जाम के अंदर प्रश्न को सोल्व करना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पहली रो के अंदर पता करेंगे कि यहां पर 60 कैसे आया है। तो मेरे भाई यहां पर 60 लाने के लिए क्या किया गया है, इस 60 के जस्ट पीछे दो संख्या दी गई है, पहली संख्या है 14 और दूसरी संख्या है 16। तो यहां पर क्या किया गया है, एक बार इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो 14 और 16 को आपस में जोड़ देंगे तो 14 और 16 मिलकर बन जाएगा 30। फिर मेरे भाई क्या किया गया है, इस 16 में से इस 14 को घटाया गया है। तो 16 में से 14 को घटा देंगे तो यहां पर बचेगा कितना, 2। और ध्यान से देखिए यदि हम 30 और 2 को आपस में गुणा कर दें तो यहां पर बन जाएगा 30 दुआ के 60। और ध्यान से देखिए 60 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस थर्ड रो के अंदर यहां पर पता करेंगे कि यहां पर 99 सेम इसी प्रकार से आया है क्या। तो क्या करेंगे, इस 99 के जस्ट पहले दो संख्या है, पहली संख्या है 15 और दूसरी संख्या है 18। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में सबसे पहले जोड़ लेंगे। तो मेरे भाई 18 और 15 मिलकर बन जाएगा 33। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 18 में से इस 15 को घटा देंगे। तो 18 में से 15 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। और यहां पर भी हम क्या कर देंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। तो 33 का गुणा 3 के साथ में करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 99। और ध्यान से देखिए 99 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि यहां पर आप सेकंड रो के अंदर आप आसानी से बता दोगे कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या
जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्रश्न चिन्ह से पहले दो संख्या दी गई है, पहली संख्या 11 और दूसरी संख्या 17। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को एक बार आपस में जोड़ लेंगे। तो 11 और 17 मिलकर बन जाएगा कितना, 28 है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 17 में से इस 11 को घटा देंगे। तो 17 में से 11 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब सभी का गुणा किया गया है तो इन दोनों का भी हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि हम 28 का गुणा 6 के साथ में कर देंगे तो यहाँ पर संख्या आ जाएगी 168, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 168। और ध्यान से देखिए, संख्या 168 में दी गई है, ऑप्शन है बी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, मोपला जनजाति का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन ए है राजस्थान राज्य से, ऑप्शन बी है केरल राज्य से, ऑप्शन सी है मेघालय राज्य से और ऑप्शन डी है उत्तराखंड राज्य से। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि मोपला जनजाति का संबंध किस राज्य से है। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मोपला जनजाति का संबंध है केरल राज्य से। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से लखवर बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए पौना नदी पर है, ऑप्शन बी है यमुना नदी पर है, ऑप्शन सी है चंबल नदी पर है और ऑप्शन डी है बेतवा नदी पर है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि लखवर बांध किस नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि लखवर बांध यमुना नदी पर स्थित है। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर याद रखना, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि लखवर बांध किस राज्य में स्थित है। तो याद रखना, लखवर बांध भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और मेरे भाई इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर रिपीट हो सकता है। आपसे पूछा गया है कि स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू किया गया था। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई याद रखना, बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन हुआ था वर्ष 1905 में। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से शहद में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है फ्रक्टोज और ऑप्शन डी है स्टार्च। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि शहद में मुख्य रूप से फ्रक्टोज पाया जाता है। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है और सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए टेनिस खेल से, ऑप्शन बी है फुटबॉल खेल से, ऑप्शन सी है हॉकी खेल से और ऑप्शन डी है शतरंज खेल से। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि रंगा स्वामी कप का संबंध है हॉकी खेल से। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? ऑप्शन ए है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि लोकसभा का नेतृत्व करता है लोकसभा अध्यक्ष। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ऑप्शन ए है विटामिन बी, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? और मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि इस बार ये प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो मेरे भाई विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों क्या हैं? जल में घुलनशील विटामिन है। तो यहां पर इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। बाल श्रम के विरुद्ध कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन हैं? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि बाल श्रम के विरुद्ध कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले भारतीय हैं कैलाश सत्यार्थी। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए काफी बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो याद रखना राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को। इसी के साथ में एक प्रश्न यहीं से और बनता है, और यह प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो मेरे भाई याद रखना उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है राष्ट्रपति को। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी से पूछा गया है कि हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
ए यानी कि हृदय की गति की जांच कार्डियोग्राम यंत्र की सहायता से की जाती है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से बंकर शब्द का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए है खो खो खेल से, ऑप्शन बी है कबड्डी खेल से, ऑप्शन सी है पोलो खेल से और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि बंकर शब्द का संबंध है पोलो खेल से। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? ऑप्शन ए 1761 में, ऑप्शन बी है 1739 में, ऑप्शन सी है 1628 में और ऑप्शन डी है 1526 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को वर्ष 1526 में हराया था। और मेरे भाई याद रखना जो बाबर था इसने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में हराया था? तो याद रखना जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, उस पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है, तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए है नंदा देवी, ऑप्शन बी है कंचनजंगा, ऑप्शन सी है माउंट एवरेस्ट और ऑप्शन डी है गुरु शिखर है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्षारीय होता है। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मेरे भाई लगभग 25,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको 25,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूँ यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले
यदि आप इन 25,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। तो मेरे भाई जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों का कार्य करती है? ऑप्शन ए अग्नाशय ग्रंथि, ऑप्शन बी है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी है यकृत ग्रंथि और ऑप्शन डी है आउटू ग्रंथि। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि मानव शरीर की अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो अग्नाशय ग्रंथि होती है ये अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों ग्रंथियों का कार्य करती है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है? तो मेरे भाई याद रखना मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। ठीक है, और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि ये पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो मेरे भाई याद रखना जो ये पीयूष ग्रंथि है ये मानव शरीर के मस्तिष्क में स्थित होती है। इसी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। और ये पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के मस्तिष्क में एक मटर के दाने के समान पाई जाती है। ठीक है, तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।